Let us start with chapter unit and dimension. तो इसको मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरव्यू दे रहा हूँ बच्चों, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें मेन है वो आपको बता रहा हूँ। और यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं ज़्यादातर, उनको मैं जितने मार्क्स का 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये आपको नोट्स विजिबल हैं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले सबसे पहला है हमारे पास फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट क्या होती है? एक रेफरेंस होता है जिससे हम किसी चीज को मेजर करते हैं। बच्चों, फिजिकल यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस यूनिट को आप एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हो किसी को मेजर करने के लिए, उसकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, कन्वीनियंट उसका साइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 मीटर रोड बहुत बड़ी हो जाए और 10 बंदे उसको उठाने के लिए लगे हैं तो फिर 1 मीटर हम मेजर कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, इजिली रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, आसानी से हम उसको दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको 2 मार्क्स की पेपर में आ सकती हैं। जो मैं 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क लिखवा रहा हूँ उनको आपने नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। सिस्टम ऑफ यूनिट सभी को पता है, 4 सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, राइट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछना है तो पूछ सकते हो डिटेल में। बच्चों, ये ना डेफिनेशंस है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो रेडियन, स्टीरेडियन, ये आपने डेफिनेशन जस्ट एक बार पढ़नी है। इसके चांसेस पेपर में आने के बहुत कम है। अगर ज्यादा से ज्यादा कोई डेफिनेशन आएगी तो 1 मार्क की डेफिनेशन आएगी, अगर कोई आएगी डेफिनेशन। लेंथ की कोई डेफिनेशन आ गई, या मास की आ गई, या टाइम की आ गई, किसी की भी अगर डेफिनेशन आएगी तो 1 मार्क की आएगी। अगर आप इसको डेफिनेशन को समझना चाहते हो तो इसका मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसमें मैंने डेफिनेशंस को बड़े अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। अदरवाइज आपने एक बार पढ़नी है। इसके बाद बच्चों मैं बात कर रहा हूँ कोहेरेंट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है बच्चे? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये होता है, कोई भी it is a system of unit based on a certain set of fundamental unit from which all derived unit must be obtained by simple multiplication or division without introducing any numerical factor। ये बात समझ आई किसी को? इसका मतलब क्या है कहने का? कोई न्यूमेरिकल फैक्टर बिना इन्वॉल्व हुए हम फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम ऑल डिराइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है? फंडामेंटल यूनिट डिराइव करनी फ्रॉम विच ऑल डिराइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड। फंडामेंटल यूनिट से हमने ड्राइव यूनिट बनानी है विदाउट एनी न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस, दैट आर कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी को इसका मतलब पता है? किसी भी बच्चे को कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? यस, मैं आपको बताता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सभी को पता है, यस और नो? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों, मास मास की यूनिट क्या होती है? यू नो, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? यू नो, न्यूटन, है ना। अब 1 न्यूटन कैसे बना बताओ मुझे? जब मास कितना हो 1 केजी, एक्सेलरेशन कितनी है बच्चे 1 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है, इसके अंदर ना तो कोई फ्रैक्शन में नंबर है, ना 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर कुछ नहीं है। सिंपल 1 केजी मास हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूटन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। न्यूटन इज द एसआई यूनिट, यानी एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम कोहेरेंट सिस्टम कह सकते हैं। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब है कि कोई भी एसआई यूनिट को हम, यानी फंडामेंटल सॉरी, हम क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हैं, किससे? फंडामेंटल से कर रहे हैं, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। दोबारा फिर समझो, एक और एग्जांपल, वर्क डन इज इक्वल टू, तुम्हें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है
तो वर्क डन की एसआई यूनिट याद है आपको क्या होती है? 1 जूल। 1 जूल कैसे आएगा? जो फोर्स की यूनिट क्या होगी? 1 न्यूटन। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? 1 मीटर। यहां पर देखो जो ये 1 जूल एसआई यूनिट वर्क की बनी है वो फर्दर जिनसे डिराइव हुई है उनके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिंपली 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट से हम वर्क डन लिख रहे हैं। आपको क्लियर हुआ बच्चों कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? यस सर। ओके। इसके बाद 2 मार्क की आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम की क्या एडवांटेज है? एसआई सिस्टम एक कोहेरेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया। एसआई सिस्टम एक रैशनल है। रैशनल का मतलब इसको 10 की पावर में लिख सकते हो, 10 की पावर में आप इसको लिख सकते हो। दैट सॉरी, रैशनल सिस्टम का मतलब ये होता है ये हमारे पास जो सिस्टम है यूनिट एक यूनिक सिस्टम है, हर जगह हमारे पास यहाँ पर ये वैलिड होगा। मैट्रिक सिस्टम होता है 10 की पावर वाला, ये वाला इसको बोलेंगे मैट्रिक सिस्टम। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये, ठीक है, इजिली रिप्रोड्यूसेबल है। ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पढ़ लेना, 2 नंबर की आपको पेपर में आ सकती है बच्चों। इसके बाद कुछ डेफिनेशन है जो 1 मार्क की। लाइट ईयर क्या होता है इसको पढ़ लेना, 1 मार्क की आपको डेफिनेशन आ सकती है 1 लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पार्सक क्या होता है, ये 1 मार्क की यूनिट है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई डेफिनेशन पढ़ना चाहता है तो सारे इस पर रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, उस पर आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। ये जस्ट बोर्ड में क्या करना है उसका ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। डिड्यूस रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सक, इनके बीच का रिलेशन आ सकता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 पार्सक क्या होता है, तीनों डेफिनेशंस मैंने ऊपर आपको बता दी हैं। अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमिकल से डिवाइड कर दो तो ये रिलेशन आ गया लाइट ईयर का एस्ट्रोनॉमिकल से, पार्सक को लाइट ईयर से ड्राइव कर दो तो पार्सक का लाइट ईयर से रिलेशन आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं 7th क्वेश्चन, मेंशन द वेरियस प्रैक्टिकल यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए सोलर डे, सेरिडियल डे, सोलर ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, लीप ईयर, ल्यूनर मंथ, शेक। शेक इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क की आपको आ सकती है। शेक एक टाइम की यूनिट होती है, 1 शेक इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेकेंड होता है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी है, लाइक एक पहाड़ी है, हिल है, ये पहाड़ी है, इसकी आप हाइट पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खड़े हो, आप इसके फुट से ये डिस्टेंस मेजर कर लो x, और ये देखो आपको कितनी आइज, कहां तक हिल तक आइज घुमानी पड़ती है, थीटा आपको पता होगा। तुम्हें पता है थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। tan थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन ये रेडियस, h अपॉन x, यानी h क्या हो जाएगा बच्चों, x tan थीटा। यही तो हमने h क्या करना था, निकालना था। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप कहो कि ये पहाड़ी की हाइट हमने पता करनी है, आप यहां तक नहीं पहुंच सकते, इस पॉइंट तक अगर नहीं पहुंच सकते तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, फिर आप पहाड़ी से 2 पॉइंट ड्रॉ करो, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पर आप पहुंच सकते हो, मान लो यहाँ पर भी पहुंच सकते हो। तो आपने अब 2 एंगल मेजर करने, एक θ1 और एक θ2। तो यहां से लेकर यहां तक, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते उसको x कंसीडर कर लो, इस दूसरे डिस्टेंस को d मान लो। तो बच्चे एक ट्रायंगल ये बन गई पहले वाली, और एक ट्रायंगल मेरे पास बन गई ये वाली, ये वाली बड़े वाली। दोनों में कॉट थीटा निकालो, छोटी वाली और बड़ी वाली में कॉट थीटा निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो h की वैल्यू आ जाएगी। यस अगर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हो तो बता देना मुझे, थोड़ा सा स्लो कर दूंगा, लेकिन अदरवाइज ये सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है, फटाफट इसको खत्म कर रहा हूँ, इसलिए इसकी हल्की सी आपको रिवीजन चाहिए, वही बता रहा हूँ। पैरालेक्स मेथड क्या होता है, एक यहाँ पर हम खड़े होकर एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेफ्ट आई से राइट आई से देख रहे हैं, तो एंगल थीटा बन रहा है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हें पता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो इससे रेडियस। हम एस डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, एस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा वगैरह आ जाएगा, इसको आप कर लेना, ये पैरालेक्स मेथड है।
पैरालेक्स मेथड में ना दो चीजें होती है, एक नियर बाय स्टार होता है, एक फार अवे स्टार होता है। डिस्टेंस ऑफ मून बाय एनी प्लेनेट, डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लेनेट। जैसे अर्थ पर खड़े होकर हमने मून का डिस्टेंस मेजर करना, ये मेरा मून है और ये मेरी अर्थ है। अगर मैंने अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं पैरालेक्स मेथड यूज करता हूँ। अर्थ के दो पॉइंट मानने, ये पॉइंट ए मानना, ये पॉइंट बी मानना। ए पॉइंट पर खड़े होकर हमने मून को देखा, फिर बी पॉइंट पर खड़े होकर मैंने मून को देखा। ये जो एस डैश है, ये फार अवे प्लेनेट है, बहुत दूर प्लेनेट है ये। इनका रेफरेंस माना, वहां से लाइट आ रही थी, इसके साथ एंगल बना रही थी फाई, वहां से लाइट आ रही थी, इसके साथ एंगल बना रही थी फाई। ये फाई 1 है तो ये भी फाई 1, ये भी फाई 2। अब फाई 1 प्लस फाई 2 आप मान लो, इसको कुछ भी नाम दे दो, फाई नाम दे दो। ये आपको एंगल पता लग गया, ये एस निकालना है आपको, बेस आपको पता है, ये दो पॉइंट के विचकार का डिस्टेंस आपको पता है। ये पैरालेक्स मेथड है बच्चों। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद पैरालेक्स मेथड से डिस्टेंस मेजर करना है नियर बाय स्टार। ये फार अवे स्टार था, नियर बाय स्टार। नियर बाय स्टार में पता बच्चों क्या करेंगे, हम अर्थ पर हैं, ये अर्थ पर हैं, अर्थ पर यहां पर खड़े हो गए ए पॉइंट पर, और 6 मंथ वेट किया तो हमारी पोजीशन हो जाएगी ये 6 मंथ बाद, क्योंकि अर्थ पूरा चक्कर लगाती है एक साल में, तो ये 6 मंथ बाद हमारी पॉइंट पोजीशन बन जाएगी बी। ये रेज आ रही है, ये एंगल थीटा बना रही है, ये रेज आ रही है, ये एंगल थीटा 2, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, वही थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हम नियर बाय स्टार्स का हम पैरालेक्स मेथड से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद डायमीटर ऑफ द मून पता करना है बच्चे, वही थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वही सिंपल। बट सबसे इंपॉर्टेंट है रडार और सोनार मेथड। किसी को याद है रडार क्या होता है, सोनार क्या होता है? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज रडार मेथड, डेफिनेशन इसकी क्या है, फुल फॉर्म क्या है रडार की, किस लिए यूज करते हैं? किसी को पता है रडार सिस्टम किस लिए यूज करते हैं बच्चों? हाँ, किसकी हाइट? रेडिएशन सेंड करके जब वो फिर वापस आती है तो रिफ्लेक्ट करके हाइट डिस्टेंस मेजर करते हैं। यस, वेरी गुड बच्चे। ये ना मान लो एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन, ये एरोप्लेन उड़ रहा है ऐसे, आप ग्राउंड पे खड़े हो, इस एरोप्लेन की हाइट पता करना चाहते हो, यहाँ से रेज छोड़ते हैं हम। ये जो रेज छोड़ते हैं, यहाँ से हमने छोड़ी, ये रेडियो वेव्स होती हैं। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका पूरा नाम है। ये रेडिएशन इस पर पहुंचती हैं, टकरा के वापस आती हैं। आपको क्या पता चल जाता है? टाइम ऑफ रेडिएशन, कितनी देर में हमारे पास टकरा के वापस आ रही है, ये टाइम आपको पता लग जाता है। इसके बाद रेडिएशन की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड से जाती है सी, वो बच्चों आपको पता होता है। तुम्हें पता है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी है? सी। डिस्टेंस कितना है? एस जाने के लिए, एस वापस आने के लिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे? 2s 2s अपॉन टी। तो s की वैल्यू मुझे निकालनी थी, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c इंटू टी बाई 2, ये आ गया s। समझ आई आपको बात? यस, ये चीज समझ आ गई आपको, कैसे आया? इसके बाद सोनार मेथड क्या होता है? सोनार मेथड में बिल्कुल इसके उलट, अगर आप ग्राउंड समुंदर के अंदर किसी शिप की डेप्थ पता करना चाहते हैं, या बिल्कुल आप जो सी होता है उसका ग्राउंड लेवल पता करना चाहते हो, कितनी उसकी डेप्थ है, तो यहाँ से रेडिएशन छोड़ते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके अंदर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं बच्चे, हम इसके अंदर जो छोड़ते हैं वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बच्चों छोड़ते हैं, तो ये टकरा के अल्ट्रासोनिक वेव जैसी वापस आती हैं, तो फिर इसके अंदर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम बाय 2 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को यहां तक? इसके बाद अगला आर्टिकल है साइज ऑफ ऑयलिक एसिड।
ऑयलिक एसिड का साइज हमने कैसे पता करना है, ये आने के चांसेस कम है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, इसको मैंने उसके अंदर आपको पढ़ाया हुआ है नोट्सों के अंदर, रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके अंदर रिवाइज कर सकते हो, साइज ऑफ ऑयलिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। राइट बच्चों, एक बार पढ़ लेना, ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस आने के बहुत 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 कम है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब डायमेंशन फार्मूले को यूज करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके अंदर हमने कन्वर्ट किया है 1 न्यूटन को डाइन में, और मैं आपको बता दूं ये 3 मार्क्स का पक्का आएगा आपको, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों। अगर आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2, इसकी पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर C। लाइक मेरे पास SI सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, SI को CGS में कन्वर्ट करना है। आपको गिवन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, आपने कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है ये आपने बच्चों बताना है। ये न्यूटन किसकी यूनिट होती है, SI यूनिट होती है फोर्स की, यस। डाइन क्या होती है, CGS यूनिट होती है फोर्स की। क्लियर है, यहां तक इतना समझ आया? यस सर। ओके, अब आपने मानना है SI सिस्टम में ये 1 का मतलब है N1 हमें दिया हुआ 1। अब SI यूनिट में फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, ml स्क्वायर, यस, T स्क्वायर। ml स्क्वायर फोर्स की यूनिट क्या होती है, याद है किसी को फोर्स की यूनिट? यस, फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है फोर्स का? फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का ml, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, तो फोर्स का फार्मूला होता है mlt माइनस 2, ml1 t माइनस 2, ये डायमेंशन फार्मूला होता है। जो m होता है, m की पावर को a बोलते हैं बच्चों 1, जो l होता है सॉरी b होता है वो l की पावर होती है, जो c होता है वो t की पावर होती है। यहां तक देखना, इतना क्लियर? यस सर। ओके, जो a होता है वो मास की पावर होती है, जो b होता है वो लेंथ की पावर होती है, जो c होता है वो टाइम की पावर होती है। अब मैंने हमें कौन सा सिस्टम गिवन है बच्चों, SI सिस्टम गिवन है। अगर SI सिस्टम गिवन है तो मास m1 को मान लो 1 kg, लेंथ को मान लो 1 मीटर, टाइम को मान लो 1 सेकेंड। किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। जिसमें कन्वर्ट करना है तो मास को मान लो 1 ग्राम, लेंथ को मान लो 1 सेंटीमीटर, टाइम को मान लो 1 सेकेंड, क्योंकि CGS में कन्वर्ट करना है। और N2 की वैल्यू मुझे पता करनी है, N1 की वैल्यू 1 दी हुई है, M1 की वैल्यू 1 kg है, 1 kg को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, M2 कितना है 1 ग्राम है, L1 1 मीटर है, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, अपॉन 1, T1 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम। अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया तो ट्राई करो, अभी अभी आप ट्राई करो, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, ये ट्राई करना आर्टिकल, ये भी पक्का आएगा 3 मार्क्स का। जिन्होंने ये आर्टिकल समझ आ गया वो ट्राई करें, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। सर 10 की पावर 7। हाँ, इसको ड्राइव करो बच्चे, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग होता है, इसको प्रूव करो। यस, इसको प्रूव करना है आप लोगों ने। सर हो गया। कर दिया, मैं आपको करवा रहा हूँ यस। इसको प्रूव, एक मिनट खाली जगह देख रहा हूँ। यस, इसको रब करके मैं यहीं पर करता हूँ।
यस बच्चों, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1 हमने प्रूव करना है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। पहले तो मुझे ये बताओ जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की। कौन सी? एसआई। ये कौन सी यूनिट होती है? वर्क की सीजीएस। ठीक है, वर्क की एसआई यूनिट। वर्क का डायमेंशन फार्मूला पता है किसी को क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। ए कितना आ गया? 1, बी कितना आ गया? 2, सी कितना आ गया? -2। N1 1 जूल दिया हुआ है, N2 मुझे पता करना है। फॉर्मूला क्या होता है? N2 N1 M1 अपॉन L1 की पावर A, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। N2 इज इक्वल टू N1 1 आ गया। मास M1 किस में होगा बच्चों? 1 kg में। किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। 1 ग्राम। ए कितना दिया हुआ है? 1। L1 जिसमें दिया हुआ है, एसआई में दिया हुआ है, एसआई में 1 मीटर, जिसमें कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू 2। T1 कितना है हमारे पास? 1 सेकेंड अपॉन, दोनों में तो टाइम की यूनिट तो सेम ही होती है, सी की वैल्यू -2। ये तो हमेशा ही खत्म हो जाएगी, ये चीज तो हमेशा ही खत्म होगी। इनकी यूनिट सेम कर लो। N2 इज इक्वल टू 1 kg को क्या लिख देंगे? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम। 1000 100 100 कितना हो गया? 10 की पावर 7। एंड यस, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछो। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है? एक्यूरेसी प्रिसीजन आपने पढ़ा होगा। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है? ये एक एक नंबर की डेफिनेशन है कि इसको पढ़ लेना, 1 मार्क की डेफिनेशन अगर आ सकती है। यस बच्चों, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एरर। एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर में ना बच्चों टाइप्स ऑफ एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर की टाइप दी हुई है, एक रैंडम एरर, एक लीस्ट काउंट, एक ग्रोस एरर। इन सभी एरर्स को आपने रीड करना है। सिस्टमेटिक क्या एरर होता है? इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, किसी टेक्निक में एरर हो सकता है, हमारे खुद के गलत मेजरमेंट की वजह से एरर हो सकता है। रैंडम एरर का कारण कोई भी हो सकता है, लाइक कोई अंधेरी चल पड़ी या कुछ भी हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई वेरिएशन होती है किसी भी चीज में, कोई अनसडनली मतलब चीजें होती हैं, उनको हम रैंडम एरर बोलते हैं। लीस्ट काउंट एरर जो मिनिमम हम मैक्सिमम किसी से किसी चीज की रीडिंग कर सकते हैं, उसके अंदर जो एरर होता है उसको हम स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो एरर बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। ये बच्चों आप पढ़ लेना, सिंपल थ्योरी है। मेनली रैंडम एरर की बात करेंगे। रैंडम एरर को कैसे दूर कर सकते हैं? अगर कोई रैंडम एरर होगा उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है बच्चों? रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। लाइक मेरे पास, मैंने पहले ऑब्जर्वेशन ली A1 आई, फिर ली A2 आई, फिर ली A3 आई, फिर ली AN अप टू सो ऑन। तो सभी का मीन निकाल लो, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। समझ आया रैंडम एरर को कैसे रिमूव किया जाता है? अगर हमने रैंडम एरर आ रहा है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट से उसकी मतलब मैक्सिमम रीडिंग ले लेंगे। मान लो हमने 9 से 10 रीडिंग ले ली, सभी का मीन निकाल लो तो हम उसको ट्रू वैल्यू बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर, देखो आपने ट्रू वैल्यू निकाल ली। ट्रू वैल्यू कैसे निकाल ली? आपने 10 रीडिंग ली, 10 का मीन निकाला, ये ए बार, दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तो अब ट्रू वैल्यू में से जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उसको माइनस कर दो तो फर्स्ट का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ट्रू वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस कर दो, सेकंड का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ट्रू वैल्यू में से थर्ड ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दो तो थर्ड का आ जाएगा, अप टू सो ऑन।
जो एब्सोल्यूट एरर आ गए सभी का मीन ले लो, उसको मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बोल देंगे। कोई डाउट बच्चों? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर के बाद रिलेटिव एरर, जो आपने मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकाला अपॉन ट्रू वैल्यू निकाली, उन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। इनटू 100 कर दो तो ये बन जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। एनी डाउट यहां तक? नो सर। ओके इसके बाद बच्चों मैं बात कर रहा हूं ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर में ये आपको 3 नंबर की डेरिवेशन आ सकती है। जो ये ऊपर वाला किया आर्टिकल, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, और ये 20th नंबर पर आपको आ सकता है बच्चों, इसमें ये डेरिवेशन आ सकती है। डेरिवेशन के अंदर आपको क्या आ सकता है, अगर किन्हीं दो एरर को प्लस करें तो अ, हम दो क्वांटिटीज में एरर हो उनको कैसे प्लस करते हैं, अगर दो क्वांटिटीज में एरर हो तो उनको कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो क्वांटिटी में अगर एरर हो कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, दो क्वांटिटी में अगर एरर हो तो उनको कैसे डिवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ एरर। इसको करने के लिए मैं आपको डेरिवेशन समझा देता हूं, बहुत इजी डेरिवेशन है। मान लो ए एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, ए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ए में जब हमने ए की रीडिंग ली तो उसमें एरर आया डेल्टा ए। डेल्टा ए या तो एरर प्लस होगा या माइनस होगा। इसी तरह बी एक फिजिकल क्वांटिटी थी जिसके अंदर हमने डेल्टा बी प्लस किया या हमने माइनस किया। यहां तक क्लियर? ये फर्स्ट ये सेकंड। सम, सम होगा दोनों को प्लस करना, यानी z क्या आ जाएगा, दोनों का सम a प्लस b। अब अगर a में भी एरर था b में भी एरर था, जब दोनों को प्लस करेंगे तो z में भी एरर आ जाएगा। z में एरर क्या आ गया, डेल्टा z। a में क्या था, प्लस माइनस डेल्टा a। b में एरर क्या था बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा b। कोई डाउट है यहां तक? z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस सॉरी a प्लस b, आ गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये मैंने अलग अलग कर लिए, a और b को अलग कर लिया, डेल्टा a डेल्टा b को अलग कर लिया। बट ये z इज इक्वल टू ए बी के बराबर था ऊपर, तो डेल्टा z किसके इक्वल आ गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कहने का मतलब अगर आप दो क्वांटिटी को प्लस कर रहे हो तो उनके एरर को अलग से प्लस करना है। क्लियर हो गया आपको ये डेरिवेशन? यानी अगर दो क्वांटिटी में एरर हो तो दोनों के एरर को दोनों के एरर को अलग प्लस करना है। सिमिलरली अगर दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है तो एरर को जब आप सॉल्व करोगे, जब आप एरर को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें क्वांटिटीज को हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एरर को हमेशा एंड में प्लस करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, यानी दो क्वांटिटी को प्लस करो या माइनस करो, एरर को हमेशा आपने प्लस ही करना है। कोई डाउट है यहां तक? इसके बाद हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। बच्चों दो क्वांटिटीज मानी z इज इक्वल टू ए बी, अगर इनमें एरर मैंने कंसीडर किया, z में एरर किया डेल्टा z, a में एरर आया प्लस माइनस डेल्टा a, b में एरर मैंने माना प्लस माइनस डेल्टा b। ये देखना यहां तक क्लियर? अब इसको मैंने ब्रैकेट खोलना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखो इन दोनों की ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई यहां पर किया, ये स्टेप देख लो यहां पर, समझ आ गया आपको? फिर दोनों तरफ आपने z से डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये चीज बन जाएगी, 1 से 1 कट जाएगा। ये स्मॉल क्वांटिटीज हैं, डेल्टा a अपॉन डेल्टा b, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b आर स्मॉल क्वांटिटीज, देयर प्रोडक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। ये देखना डेल्टा a अपॉन a स्मॉल है, डेल्टा b अपॉन स्मॉल है, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो और स्मॉल हो जाएगी, तो अकेली ये दो क्वांटिटीज रह जाएंगी। कौन कौन सी, डेल्टा a अपॉन a रह जाएगी, डेल्टा b अपॉन b रह जाएगी, इधर डेल्टा z अपॉन z रह जाएगी। ये आ जाएगा।
इसका कहने का मतलब अगर दो क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एरर में उनका रिलेटिव एरर लेना है। ए का रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए, बी का रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी, इसी तरह फाइनल क्वांटिटी में जो एरर आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी। इसी तरह बच्चे क्वोशंट डिवाइड में आपने एरर निकालना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में निकाला है तो डिवाइड में भी यही आ जाएगा। डिवाइड में अगर आपने एरर को सॉल्व करना है तो हमेशा उसका रिलेटिव एरर ही लेना है। अब बच्चे लास्ट है पावर वाला। अगर आपको पावर में मिले तो पावर में क्या करना है ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको क्वेश्चन भी आएगा इसके बेस का। अगर आपने इसमें एरर लिखना है, रिलेटिव एरर लिखना है, पावर को आपने आगे लिखना है, हमेशा ए में रिलेटिव एरर, पावर को आगे बी में रिलेटिव एरर, प्लस पावर आगे सी में रिलेटिव एरर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमेशा रिलेटिव एरर लिख के उनको प्लस कर देना है। ये आपने मेथड अप्लाई करना है। बच्चों यहां तक क्लियर? तो न्यूमेरिकल करें स्टार्ट। यस क्लियर है? यहां तक आपको समझ आ गया ये चैप्टर? Yes, sir. ओके इसके अंदर मेन क्वेश्चन है। एक तो ये बहुत मेन क्वेश्चन है, थीटा हमें दिया हुआ है, आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगा के हमने डिस्टेंस निकालना है। थीटा 1 डिग्री 54 मिनट दिया हुआ है बच्चों, 1 डिग्री 54 मिनट। इसको आपने सॉल्व करना है। ये मेथड मैंने कॉपी में लिखवाया हुआ है थीटा, और जा आप इसको सीधा कन्वर्ट करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आ जाएगी, बी दिया हुआ है, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये आप कर सकते हो, कॉपी में मैंने आपको लिखवाया हुआ है 1 मिनट की वैल्यू क्या है, 1 सेकंड की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है 1 सेकंड की वैल्यू ये होती है, 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है, ये वाली होती है 1 मिनट की वैल्यू, ये वाली। ये इनको आप मतलब 1 सेकंड को आप रेडियन में लिखना चाहते हो तो 4.85 इंटू 10 की पावर 6 आप लिख सकते हो और उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 सेकंड, ये 1 सेकंड की वैल्यू होती है, पुट करके रेडियन में कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग मैंने करवा दिया। हाँ एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, डायमेंशन चेक करने दोनों तरफ। मान लो एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है। बच्चों इसके डायमेंशन चेक करो कि ये सही है दोनों तरफ या नहीं। यहाँ पर आप फोर्स के डायमेंशन पुट कर दोगे एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस के पुट कर दोगे एल। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, मास का एम एल टी माइनस टू का स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, मास एल टी माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम है तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। कोई डाउट? यस ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिराइव करना, आपने ये देखना टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, लेंथ पर और ग्रेविटी पर। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ और ग्रेविटी पर। मास की पावर ए मान लेनी है, लेंथ की पावर बी, ग्रेविटी की पावर सी, दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर देने हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था आर्टिकल। इसके बाद ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑब्जर्वेशन दी हुई है, उनका मीन निकाल लो, मीन वैल्यू आ गई, फिर एब्सोल्यूट एरर के लिए बताया था, मीन में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दो तो फर्स्ट आ जाएगी, मीन में से सेकंड वैल्यू माइनस कर दो तो सेकंड आ जाएगी, मीन में से थर्ड वैल्यू माइनस कर दो तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी। सभी का मीन निकाल लो तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर निकालना है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव एरर आ जाएगा, इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये चांसेस हैं आने के पूरे। मीटिंग आपकी कभी भी कैंसिल हो सकती है, टाइम हो गया इसमें। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसका आप रिलेटिव एरर लिखना है इसमें आपने कैसे लिखोगे कोई बताएगा? इसके अंदर रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी।
इसका रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे बच्चों? कोई बताएगा इसका रिलेटिव एरर? यस, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 डेल्टा ए अपॉन ए 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, रूट को क्या लिखोगे? 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, यही लिखोगे बच्चों। यस, इन